नमस्कार, आज है 8 फरवरी, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का किया ऐलान। 0.25% बढ़ाई गई ब्याज दरें। कार और होम लोन फिर होंगे महंगे। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद कितनी महंगी होगी आपकी ईएमआई। लोन पर पेनल्टी को पारदर्शी बनाएगा आरबीआई। अनाप शनाप चार्जेस से ग्राहकों को बचाने की कवायद। आरबीआई जल्द लाएगा गाइडलाइंस। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। बैंकों की तरफ से वसूले जाने वाले गैर जरूरी चार्जेस पर कैसे लगे लगाम। दो दिन की गिरावट के बाद बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 150 अंक भागा। सेंसेक्स में 450 पॉइंट की तेजी। मेटल, आईटी, फार्मा शेयरों में हुआ जोरदार कारोबार। पीरामल एंटरप्राइजेज ने पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा 3 गुना बढ़कर 3,500 करोड़ रुपए हुआ। ओबरॉय रियल्टी, इरकॉन, ट्रेंट के नतीजे भी उम्मीदों पर खरे उतरे। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कहा 2004 से 2014 घोटालों का दशक। देश में हुए कई आतंकी हमले। हमारे शासनकाल में बदल गया भारत। भूकंप से प्रभावित तुर्की, सीरिया में मदद के लिए उतरी भारतीय सेना। 45 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ पहुंचा ग्लोब मास्टर। 30 बेड का आर्मी फील्ड हॉस्पिटल भी भेजा। और आइए अब देखते हैं दिन भर क्या हुआ टॉप न्यूज में। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने तेलंगाना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सीए पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता के साथ काम करता था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सीए बुचीबाबू गोरांटला को शराब नीति को बनाने में भूमिका और हैदराबाद स्थित लाइसेंस धारियों, उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शराब नीति से दिल्ली सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर भी अनदेखी करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को नोटिस जारी कर मेयर चुनाव पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर जारी किया है। याचिका में एलजी के उस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं जिसके तहत उन्होंने नामित सदस्यों को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया है। शैली ओबरॉय की याचिका पर नगर निकाय के महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिका पर नोटिस जारी कर सोमवार तक उनसे जवाब मांगा जा रहा है। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी करवाई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों का कहना है कि एलजी ने यह मामला राष्ट्रपति के पास जांच के लिए भेज दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। दिल्ली के छावला में 19 साल की लड़की से गैंगरेप के बाद की गई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के रिव्यू के लिए तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी के साथ मिलकर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट इस केस की ओपन कोर्ट हियरिंग पर भी विचार करेगा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि जिन 3 आरोपियों को बरी किया गया था उनमें से एक आरोपी विनोद ने बरी होने के 79 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या कर दी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के अपने आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है।
एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में वोट किया। 0.25% की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट अब 6.50 यानी कि 6.5% हो गया है। पिछले साल मई से लेकर अब तक 6 बार रेपो रेट 2.25% बढ़ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि एमपीसी अकोमोडेटिव रुख पर की वापसी पर कायम है। उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। एमपीसी ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में कोर महंगाई दर 4% से ज्यादा रहने का अनुमान दिया है। The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate to 6.75%. आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ेगा। आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी से आपका लोन कितना महंगा होगा, आपकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी, समझिए पूरा गणित इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आपकी जेब पर असर पड़ना तय है, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने होम लोन लिया है। रेपो रेट की बढ़ोतरी की वजह से अब बैंक भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरों में इजाफा करेंगे। इससे आपके लोन की ईएमआई भी महंगी होगी। रेपो रेट लिंक्ड होम लोन पर मौजूदा ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कि हम आपको ईएमआई कैलकुलेशन बताएं, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और कैसे आपकी लोन की ईएमआई पर असर डालता है। आसान शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब भी ये दर बढ़ती है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। बैंक आपसे इस भार को रिटेल लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर आम ग्राहकों को ट्रांसफर करते हैं। वहीं जब रेपो रेट की दरें घटती हैं तो ईएमआई भी कम होने की उम्मीद रहती है। हालांकि अक्सर ब्याज दरें घटाने के मोर्चे पर बैंक उस तेजी से फैसले नहीं लेते जिस तेजी से ब्याज दरें बढ़ने पर लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ने के बाद आपकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी। अगर आपने 25 लाख रुपए का होम लोन 15 साल के लिए लिया है तो आपके ऊपर हर महीने 372 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा, यानी साल में आपको 4,500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल के लिए 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो अब आपकी ईएमआई 60 रुपए बढ़ जाएगी। आपको 5 लाख रुपए के लोन पर सालाना 720 रुपए का बोझ बढ़ेगा। इसी तरह 5 साल के लिए 5 लाख के कार लोन पर आपकी ईएमआई 62 रुपए बढ़ जाएगी। ये लगातार छठी बार है जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हालांकि आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद है। आरबीआई का कहना है कि आने वाले सीजन में इकोनॉमी और महंगाई के लिए कुछ अच्छे संकेत हैं। इससे इशारा मिल रहा है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को स्थिर रखा जा सकता है। साथ ही अगर अगली 2 तिमाही ठीक रहती हैं तो ब्याज दरों को नीचे भी लाया जा सकता है। आरबीआई का मानना है कि खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.3% के करीब लाने का लक्ष्य रखा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों में ईएमआई में आम आदमी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों की तरफ से लगाई जाने वाली पेनल्टी के नियम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आरबीआई लोन पर पेनल्टी चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए नियम लाने की बात कह रहा है। दरअसल फिक्स्ड ब्याज वाले लोन, चेक बाउंस पर पेनल्टी लगाई जाती है। अगर इसके साथ ही अगर आप समय पर ईएमआई नहीं भरते हैं या आपसे चूक हो जाती है कोई ईएमआई भरने में तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। ईएमआई भरने में लेट करने पर 1 से 2% का ब्याज तक वसूला जाता है। ये ब्याज लोन के ब्याज के ऊपर लगता है अलग से। फिक्स्ड रेट वाले लोन्स पर करीब 2% चार्ज लगता है पेनल्टी के साथ। अगर आपको बाकी चार्ज भी देने पड़ते हैं। अभी पेनल्टी और लेट फीस के चार्ज को लेकर कोई नियम नहीं है। हर बैंक अपनी पेनल्टी या लेट फीस चार्ज जो है वो खुद से तय कर लेते हैं। बैंकों की तरफ से लगाई जाने वाली पेनल्टी सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है। ये आपके सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड यूसेज, डेबिट कार्ड और चेक से भी जुड़ी हुई है। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर भी आपसे चार्ज वसूले जाते हैं और ये चार्जेस 100 से लेकर 300 रुपए तक के हो सकते हैं।
इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिल की डेडलाइन चुकने पर भी आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ नियम लाए गए थे क्रेडिट कार्ड को लेकर, लेकिन बाकी जो चार्जेस हैं उस पर कभी अभी कोई एक रूपता, समानता या कोई गाइडलाइंस नहीं है। चेक बाउंस होने पर भी बैंक पेनल्टी वसूलते हैं। एटीएम से मुफ्त विड्रॉल की सीमा खत्म होने के बाद भी बैंक हर ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज वसूलते हैं। बैंकों की तरफ से वसूले जाने वाले चार्जेस में जीएसटी की दरें भी शामिल होती हैं। लेट पेमेंट पर पेनल्टी लगाने के पीछे मकसद ये था कि ग्राहकों में अनुशासन बना रहे और वो समय पर अपने बिल का भुगतान करते रहें। आज पेनल्टी से वसूली जाने वाली रकम बैंकों की कमाई का एक हिस्सा बनता जा रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंक और एनबीएफसीज पेनल्टी वसूलने को लेकर नियम तय कर सकते हैं। आरबीआई की तरफ से किए गए रिव्यू में सामने आया कि इस छूट की वजह से बैंक काफी ज्यादा पेनल्टी वसूल रहे हैं। जिस तरह से ये पेनल्टी वसूली जा रही है, इसकी वजह से ग्राहकों की शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। शिकायतों में इजाफा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बैंक पेनल्टी चार्जेस के साथ साथ पेनल्टी इंटरेस्ट भी वसूलते हैं। आरबीआई जल्द ही पेनल्टी चार्जेस को लेकर अब गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसमें आरबीआई पेनल्टी चार्जेस को पारदर्शी और तर्कसंगत रखने पर फोकस करेगा। आरबीआई की गाइडलाइन से इतनी उम्मीद जरूर है कि अनाप शनाप चार्जेस के नाम पर मनमानी करने वाले बैंकों पर लगाम जरूर लगेगी और एक आम आदमी जो कई बार अनजाने में, कई बार मजबूरी में उनकी ईएमआई जो है वो बाउंस हो जाती हैं, अनजाने में कई बार बाउंस हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज बाउंस हो गई लेकिन विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स उन्होंने वापस कर दिया है उस पैसे को जमा, लेकिन उसके बावजूद उनसे भारी भरकम चार्जेस या पेनल्टी वसूल ली जाती है। तो ऐसे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस उम्मीद का दायरा क्या होगा, कितनी उम्मीद करें, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या है और क्यों एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जेएनके बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश सर। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मुकेश गुप्ता। गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब तो आरबीआई ने भी संज्ञान ले लिया है सर, तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी से लेकर आरबीआई तक चिंतित हैं। तो ये अब तक क्यों, जैसे हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि शायद मकसद ये था कि थोड़ा सा अनुशासन आए लोगों में और वो टाइम पर जो है अपनी ईएमआईज दें या बाकी जो पेमेंट्स है वो दें, लेकिन धीरे धीरे इसको मुनाफा के रूप में बैंकों ने क्यों देखना शुरू कर दिया और अब तक ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है सर? दीपक जी, धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो मैं ये स्टेप जो आरबीआई का है, जो अभी पेपर डिस्कशन पेपर है, मुझे लगता है कि ये राइट डायरेक्शन में है और इसका हम स्वागत करते हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हालांकि जो पेनल्टी है वो थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ये कमाई का साधन नहीं होना चाहिए। हमारे बैंक के केस में मैं आपसे कह सकता हूं कि हमने इसको सभी बैंकों से ऑलमोस्ट मिनिमम रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राहकों का फीडबैक भी है उसके हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत पेनल्टी नहीं है और हम लोग इस कदम का, आरबीआई के कदम का स्वागत करते हैं और ये एक रेगुलेटेड मैनर में पेनल्टी लगनी चाहिए। जी, इसमें सर किस किस तरह के चार्जेस पर जो है आरबीआई विचार कर सकता है सर? हमने अक्सर देखा है कि ईएमआई वगैरह बाउंस हो जाती है, लेकिन और भी हमने देखे हैं कि मिनिमम बैलेंस नहीं है। तो कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आरबीआई इस पे विचार करेगा सर? देखिए दीपक जी, एक तो आपने सही कहा कि लेट पेमेंट ईएमआई का अगर हो तो पेनल चार्जेस लगता है, अगर चेक बाउंस हुआ हो तब भी लगता है। कई बार अकाउंट स्ट्रेस में रहते हैं, SMA 1 SMA 2 में अकाउंट्स रहते हैं लगातार, तब भी बैंक थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने के लिए कुछ पेनल चार्जेस लगाते हैं या कभी प्री पेमेंट के चार्जेस भी लगते हैं एज ए पेनल्टी। तो वो लेकिन हर लोन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें मेंशन होता है अरेंजमेंट लेटर में पहले से ही, तो उसी के हिसाब से पेनल चार्जेस लगाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। गुप्ता सर, जैसा कि हम बता रहे हैं और आरबीआई ने भी कहा, इस चीज को माना कि भाई एक थोड़ा सा सेंस ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन जो है वो बोरोवर्स में आई, इसकी इस अवधारणा के साथ इसको लगाया गया था। और जैसा कि बलदेव सर भी बता रहे हैं कि एक क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे एक आम आदमी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या जो बैंक और बोरोवर के बीच में
जो एक रिश्ता होना चाहिए, जो ट्रस्ट होना चाहिए, उसको और मजबूती मिलेगी सर? नहीं, जरूरी है ये बहुत। आप देखिए, अगर आप ये चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, किसी एक बैंक में यही चार्जेस 50 रुपए हैं, जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं वो जीएसटी मिला के 350 से 400 रुपए लग जाते हैं। आप एक स्मॉल रिटेल का चाहिए, सोचिए, जिसने 500 रुपए, जैसे सेविंग में भी कोई 500 रुपए की एसआईपी दे रहा है या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अपनी ईएमआई दे रहा है, आप छोटे पेमेंट पे आप इतना बड़ा चार्जेस लगा देते हैं, तो वो क्या है कि वो डरता है उसमें करने के लिए। तो मतलब ये आप लिस्ट ऑफ चार्जेस इतनी लंबी होगी, लिस्ट ऑफ सर्विसेज कटती जा रही है और लिस्ट ऑफ चार्जेस लंबी होती जा रही है। तो बहुत वेलकम स्टेप है, थोड़ा लेट है लेकिन देर है दुरुस्त है, और ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये सेम चार्जेस पब्लिक सेक्टर में एक बैंक में 50 रुपए है तो दूसरे में 400 रुपए, ये नहीं होना चाहिए। मेरा एग्जैक्टली गुप्ता सर यही था। ऐसा क्यों है कि सरकारी बैंकों में तो हम थोड़ा बहुत डिसिप्लिन देख भी रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता कर भी रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से मनमानी चल रही है। तो ये इतना बड़ा गैप अब तक, ये बड़ी चूक हो गई, ये इतना बड़ा गैप हमने रहने दिया, इस प्रॉब्लम को रहने दिया हमने। नहीं, वो तो उसको एक P&L का आइटम लेके चलते हैं ना, जैसे कि आप इंटरेस्ट पे इतनी इनकम होगी और लैंडिंग में इतनी इनकम होगी और ये पेनल्टी से इतनी इनकम होगी। आप देखें पेनल्टी की इनकम ईयर ऑन ईयर अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए ये बहुत एक आय का स्रोत बन गया है। तो डिसिप्लिन रखने की बजाय वो एक इनकम का स्रोत है, तो जहां भी इनकम आती है तो वहां तो वो फोकस करती है ना, इसलिए वो जितना भी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखते हुए तो सारी प्राइवेट बैंक ने अपने चार्जेस काफी हाई लेवल पे कर दिए हैं। और बिल्कुल, और डिसिप्लिन की आड़ में जो कहा जाता है सब, हम तो एनपीए के जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए अभी से थोड़ा सख्त कदम उठाएंगे तभी तो आगे जाके एनपीए नहीं होगा, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन बलदेव सर कई बार हमने देखा एक आम ग्राहक है, कई वजहों से ईएमआई बाउंस हो जाती है, ईएमआई नहीं दे पाते, कई बार एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट आपका दूसरे बैंक में होता है, सैलरी आपका अकाउंट दूसरे बैंक में होता है, कई बार समय नहीं मिल पाता, समय पर ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो बैंक को भी चाहिए कि कुछ अगर उस मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर पेनल्टी लग भी गई है, चार्ज लग भी गया है, और विद इन 48 आवर्स या विद इन 72 आवर्स अगर आपने वापस दे दिया है तो चार्जेस वापस दे दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सही है आपकी बात। अगर कहीं पे कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ गलती है या कस्टमर के लेवल पे गलती है, कई बार बैंक के लेवल पे कुछ गलती हो सकती है, तो केस टू केस बेसिस को देखना चाहिए और ग्राहक को वो पैसा वापस करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। सर आपको लगता है कि इससे ग्राहक और बैंक के बीच का जो रिश्ता है, जो मैं कह रहा था अभी गुप्ता सर से, कि वो जो ट्रस्ट है और प्रगाढ़ होगा? बिल्कुल, आई एग्री। इसमें मुझे लगता है कि ये चार्जेस बहुत रीजनेबल अगर होंगे तो ग्राहक और कस्टमर, ग्राहक का और बैंक का रिश्ता इससे और मजबूत होगा और इससे बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एब्सोल्युटली, देर आए दुरुस्त आए। गुप्ता सर, अभी और कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म है जहां पर आपको नजर रखनी है? एक आम ग्राहक के लिए अभी बैंकिंग सिस्टम ठीक है, उसमें रिश्ता बहुत अच्छा सुधरा है। हमारी बैंकिंग सिस्टम में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात सरकार लेकर चल रही है, वो लगातार वो अवधारणा जो है वो सही दिशा में जा रही है। लेकिन बैंक और ग्राहक का रिश्ता और मजबूत करने के लिए अभी और क्या क्या आरबीआई को करना होगा? ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा यूनिफॉर्म मैकेनिज्म। आप देखेंगे जैसे ही आपका रेपो रेट बढ़ता है, रेट जब इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका लोन का रेट बढ़ने में बहुत जल्दी आपको विद इन मंथ और आपको सारी चीजें डेवलप हो जाती है। बट वो डिपॉजिट रेट में ट्रांसलेट होने में टेक्स टाइम, वो अपने धीमे धीमे स्पीड से चलते हैं। आपको लोन का रेट रिवाइज कराना है तो आपसे एक फॉर्म मांगा जाता है, फिर उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ती है। ये गलत है। जब आप लोन का रेट आप ऑटोमेटिक बढ़ा रहे हैं, फिर आप कॉम्पिटिटिव आपको रिड्यूस कराना है तो उसके लिए फॉर्म फिलअप कीजिए, उससे फिर प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं उसमें। तो एक तो दोनों इंटरलिंक्ड होने चाहिए इमीडिएटली। जैसे दोनों लिंक्ड, अगर लोन का रेट बढ़ रहा है तो डिपॉजिट का रेट भी बढ़ना चाहिए। और ये जो बीच में इसमें भी जो प्रोसेसिंग फीस है जो लोन का रेट कम कराने के लिए, ये मेरे ख्याल से गलत है। ये भी इनको वापस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्कोप है अभी। बलदेव सर, थोड़ा सा हम बैंकों की भी पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर काम जो है वो बैंकों की तरफ से गलत हो रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से भी होंगी सर, जो आप चाहेंगे कि जो बैंक की इन समस्याओं का भी समाधान हो सरकार से। आरबीआई कंज्यूमर के एंगल से तो सोच रहा है, लेकिन जरा बैंक के नजरिए से भी समझ ले।
नहीं देखिए, डिपॉजिट्स जो है ना, आपको शायद मालूम है कि काफी हद तक डिपॉजिट्स फिक्स्ड रूप में होते हैं। तो जैसे आज कोई फिक्स डिपॉजिट हो गया तो 1 साल तक वो उसका फिक्स हो गया, 1 साल के लिए अगर डिपॉजिट है, कई बार 2, 3, 4, 5 साल के लिए भी फिक्स डिपॉजिट हो जाता है जो रेट पे होता है। तो वो तो एक एग्रीमेंट है बैंक का, उसमें इंटरेस्ट रेट में ये गुप्ता जी ने जो बोला है उसमें लैग रहेगा नेचुरली जो पास ऑन करने में। बट इंटरेस्ट जो लोन के इंटरेस्ट रेट भी जो हैं वो भी जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ में लिंक है उसको तो इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाता है, वो उतने बढ़ जाते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे MCLR है वो हर महीने में एक हमारी अल्को मीटिंग बोलते हैं उसको, वो होती है और वो एवरी मंथ वो हम लोग इंटरेस्ट रेट रिवाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट उसके अंदर बढ़ेगा तो MCLR में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट रेपो कम होगा तो ऑब्वियसली MCLR भी कम होगा। अच्छा बलदेव सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है। आजकल हम देख रहे हैं ये लोन ऐप्स, इंस्टेंट लोन ऐप्स हमने देखा है, और उसमें अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट्स हैं, हजार गुना, 300 गुना, 300%, हजार %। ये तो क्या, आई डोंट नो सर कि अभी पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन क्या इंटरेस्ट पे कोई कैप लगाई जानी चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए इसमें RBI ने स्टेप्स लिए हैं और ये इस मार्केट को काफी रेगुलेट किया है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप देखेंगे। और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं आपके माध्यम से मैं ग्राहकों को भी निवेदन करता हूं कि उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बैंक्स या NBFCs के थ्रू अगर वो पूरा करेंगे तो ये जो एक तो इंटरेस्ट रेट्स और एक चीटिंग भी होता है और उसमें चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उससे बचे रहेंगे। अच्छा सर, अभी बलदेव सर अभी जो बैंक्स हैं, जो हमारे RE जिनको बोला जाता है, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, वो इंटरेस्ट रेट उनके लिए क्या कोई कैप है? नहीं, एज सच कैप नहीं है, बट ये तो गाइडेड है, रिपो रेट के साथ में गाइडेड है और ये मार्केट डिटरमिन्ड है क्योंकि कंपटीशन से बाहर नहीं आप जा सकते हैं। जो कंपटीशन, जो आपके कंपटीटर बैंक्स हैं उसी के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है या इंटरेस्ट रेट ऑफर करना है। एब्सोल्युटली। गुप्ता सर, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि REs में तो बहुत डिसिप्लिन है, स्वाभाविक रूप से लिंक्ड भी है वो रेपो रेट से, लेकिन हम देखते हैं कि अनाप शनाप कुछ NBFCs और चलिए ये जो जिनका तो धंधा ही बना हुआ है कि इंस्टेंट लोन के ऐप पर आपको फ्रॉड ही करने, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिस्टम में चूक है, जो खामी है, उसका फायदा उठा रहे हैं। आप जो है 32%, 35%, 50%, 60% कैसे इंटरेस्ट रेट अनाउंस कर सकते हैं खुलेआम? गुप्ता सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है गुप्ता सर से हमारा संपर्क कट गया। तो बहरहाल थोड़ा सा समझने की हमने कोशिश करी कि ये जो चार्जेस की जो मनमानी है एक तरह से, और यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए ये चार्जेस लगाए जाते हैं, कई बैंक्स हमने देखा कि, और RBI को भी ये शिकायत मिली कि उन्होंने इसे मुनाफे का एक जरिया बना लिया था। तो अब उस पर RBI की नज़र पड़ी है और अब बहुत जल्दी इस दिशा में गाइडलाइंस आएंगी और एक आम कंज्यूमर को ज़्यादा शक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बलदेव सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच सर। गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ें। अदानी ग्रुप को लेकर जारी विवाद पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सफाई दी है। RBI ने कहा है कि एक ग्रुप को लोन से पूरे बैंकिंग सिस्टम को खतरा नहीं है। अदानी ग्रुप पर RBI ने और क्या क्या कहा, पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बिना अदानी ग्रुप का नाम लिए ये कहा कि किसी एक ग्रुप को जो भी लोन दिया गया है वो इतनी बड़ी रकम नहीं है उसमें कि जिससे पूरे बैंकों के लिए किसी तरह का कोई खतरा पैदा हो जाए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो भी चर्चा हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उस ग्रुप का मार्केट कैप बहुत तेज़ी से गिरा है। लेकिन ये भी कहा कि बैंक जो लोन बांटते हैं वो किसी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर लोन नहीं देते हैं, बल्कि वो उस ग्रुप का कैश फ्लो देखते हैं, बाकी वित्तीय स्थिति देखते हैं, उनकी संपत्तियां देखते हैं और इन सब चीज़ों को देखकर लोन बांटा जाता है। तो उन्होंने एक तरह से इस बात
उनकी आशंका को दूर करने की कोशिश की कि अदानी ग्रुप की वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में कोई दिक्कत आने वाली है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले 3-4 सालों में रिजर्व बैंक ने जो भी उपाय किए हैं वो इतने सख्त हैं कि बैंक जो है किसी को भी इस तरह से अनावश्यक या अनाप शनाप तरीके से लोन नहीं बांट सकते और उनके पैरामीटर जो है वो लगभग तय हैं और उसी को देख करके ही बैंक जो है वो लोन बांट सकते हैं। संसद के बजट सत्र की कार्रवाई के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में चौथे नंबर पर है, भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, हर क्षेत्र में आशा ही आशा नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये नजर नहीं आता। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है। सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर उन पर पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अदानी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अदानी उनके मित्र नहीं है तो उनको कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। पीएम मोदी के संबोधन से पहले संसद में अदानी समूह का मुद्दा लगातार उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि मोदी सरकार में कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा मिला है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं। 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। Some sense of what is going on. It's very smart to say we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table. We are not talking about a member, all this, but it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation, but they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि अडानी समूह की संपत्ति अचानक कई गुना कैसे बढ़ गई। वहीं खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पहले अपने नेता से पूछें कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी। कि किस ढंग से एक व्यक्ति
हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा, हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते हैं, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देखें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं। ये देखें कि उनकी संपत्ति स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी संसद में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि सरकार मुसलमानों के साथ हर स्तर पर भेदभाव कर रही है। साथ ही ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। इंदिरा गांधी से सबक हासिल करना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी कि जुडिशियरी मेरी पाबंद होना, अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जुडिशियरी मेरी वफादार होना। इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया, देश की जनता ने इंदिरा गांधी को इख्तियार से बेदखल कर दिया। आप वही इंदिरा गांधी की राह को ला रहे हैं। आप बताइए स्पीकर साहब, क्या ईसाई मानने वाले व्हाइट टेरर हैं? क्या ईसाई मजहब के लोग व्हाइट टेरर को फरोग देते हैं? अक़लियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इक़्तिदार जमात के एक MP साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इक़्तिदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इक़्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का आनंद उठाते हुए आप अब शिव के वास्तविक तत्व और इस ब्रह्मांड के साथ उनके संबंध को एक मनोरंजक साउंड एंड लाइट शो के जरिए समझ सकते हैं। हर शाम राजस्थान के नाथद्वारा में ये शो आयोजित होता है। इसे अपनी मैपिंग टेक्नोलॉजी से बारको इंडिया ने पावर किया है। ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 16 एकड़ पर निर्मित और 369 फुट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। इस प्रतिमा के मुख पर कथा के माध्यम से जीवन पर उपदेश देते हुए ये शो 30 मिनट तक चलता है। ये भारत का अपनी तरह का पहला और एक फिक्स्ड प्रोजेक्शन मैपिंग शो है। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार तेजी दिखी। निफ्टी 150 अंक चढ़कर 17,872 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 450 पॉइंट की तेजी रही और यह 60,650 के पार बंद हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी के चलते बैंक शेयरों में आज कुछ धीमा कारोबार हुआ। बैंक निफ्टी सिर्फ 47 अंक चढ़ा और ये 41,538 पर बंद हुआ। आज मेटल, IT, फार्मा शेयरों में जोरदार कारोबार हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन बता रही है मेरी सहयोगी नुपुर।
बिल्कुल सही कहा आपने। आज मार्केट का जो मूड माहौल था वो काफ़ी बढ़िया था, जिस हिसाब से आज हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का दिन था। अनुमान के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आते दिखा। यूएस से हैंडओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था, उसी के हिसाब से आज हमारे बाजार में भी बढ़िया मोमेंटम बना रहा खरीदारी की तरफ। निफ्टी देखे तो करीब 140-45 पॉइंट अंक के साथ बंद होता दिखा था। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एक वॉलेटिलिटी बनी हुई थी, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में आकर ये इंडेक्स भी बंद होते दिखा था। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और अल्ट्राटेक जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे 2.5 से करीबन 5.5% की बढ़त दिखी थी। एचडीएफसी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिस हिसाब से बजट के बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड रेगुलेशंस आए थे, अनाउंसमेंट आए थे, उसके बाद स्टॉक एक बड़ी पिटाई हुई थी। आज यहाँ पे तगड़ा रिबाउंड आते दिखाए। लूजर्स की बात करें तो पावर ग्रिड, कोल इंडिया, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड को लेकर एक एडजस्टमेंट था, उसी के चलते दोनों स्टॉक्स में दबाव था। एलएनटी और आयशर मोटर्स भी जो ऐसे दो स्टॉक थे जहाँ पे आज बिकवाली नजर आई। स्टॉक्स इन फोकस, न्यू एज कंपनीज लगातार सुर्खियों में, और आज भी इन स्टॉक्स ने सुर्खियों में बना रहना पसंद किया। लगातार इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखी, जमकर रिबाउंड स्टॉक्स में दिखा है। पिछले कुछ दिनों में पेटीएम में देखे तो 15-16% की बढ़त थी, जोमेटो 10%, बीबी फिनटेक, नायका 5 से 7% का उछाल इन स्टॉक्स में भी आते दिखा। ब्रॉडर मार्केट्स का मूड माहौल भी आज काफ़ी बढ़िया था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरे दिन एडवांसेस की तरफ था, तो जिस हिसाब से सिम्फनी के आज नतीजे आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और टेंडर बायबैक करने वाले, टेंडर रूट के थ्रू बायबैक करने वाली है 2000 के भाव पर 200 करोड़ की साइज हो गई। स्टॉक में करीबन 8.5% की बढ़त दिखी, और अबिंदो फार्मा रिजल्ट से पहले 6.5% की उछाल स्टॉक में आते दिखा। मैक्स फाइनेंशियल, रियलटेल इंडिया भी कुछ स्टॉक थे जहाँ पे बढ़िया मोमेंटम था खरीदारी की तरफ। लूजर्स की बात करें तो अदानी ग्रीन और अदानी टोटल आज फिर से लोअर सर्किट पे थे, 5% का कट यहाँ पर दिखा। भारत डायनेमिक्स और फिनिक्स मिल भी आज बिकवाली की तरफ नजर आए। ऑल इन ऑल देखें तो बाजार का मूड माहौल आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बढ़िया मोमेंटम बना हुआ था बुल्स की तरफ, खरीदारी की तरफ, और सारे इंडिसेस हमने देखा कि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते दिखे। पेटीएम में आज भी जोरदार तेजी रही। पिछले 3 दिन में शेयर 518 रुपए से छलांग लगाते हुए 700 के करीब पहुंच चुका है। ऐसा क्या हो रहा है पेटीएम में जिससे निवेशक और ट्रेडर इसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं? पेटीएम जनवरी के मंथली अपडेट बता रही हैं मेरी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल सही कहा आपने, पेटीएम लगातार सुर्खियों में बना, और आज भी कंपनी का जनवरी महीने का अपडेट आया। साथ ही साथ मैक्वेरी ने स्टॉक पे डबल अपग्रेड किया है। पहले अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग थी, जो अब बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग कर दी है स्टॉक पर। जनवरी का अपडेट बता देती हूँ मैं आपको फटाफट, जहाँ पे मंथली ट्रांजैक्टिंग वैल्यू में 29% की ग्रोथ आपको नजर आएगी पिछले साल के कंपेरिजन में, और ये जो आंकड़ा है वो 8.9 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। पेमेंट डिवीजन में भी लगभग 60 लाख मर्चेंट सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर था। जनवरी में कंपनी ने 3,928 करोड़ के लोन बांटे, और 4 गुना का जंप यहाँ पे दिखेगा आपको पिछले साल के मुकाबले। और जो ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू है वहाँ भी 45% की बढ़ोतरी नजर आएगी। सवा लाख करोड़ के आसपास ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है। साथ ही साथ कंपनी ने यूपीआई पे रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कर दी है। ये भी कुछ खबरें आ रही थी जो कंपनी के फेवर में थी, पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी थी, और इन सबसे ऊपर मैक्वेरी की तरफ से एक डबल अपग्रेड आते दिखा था। रेटिंग को लेकर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को अब उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग कर दी है। साथ ही साथ जो लक्ष्य है वो भी 450 से बढ़ाकर 800 कर दिया। उनका मानना है कि मैनेजमेंट का जो फोकस है वो अब मुनाफे पे, जो कि लिस्टिंग के समय पर नहीं था। फाइनेंशियल सर्विस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपनी अब पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। साथ ही साथ अपने खर्चों को भी कम करिए, चाहे वो कैशबैक्स हो या फिर ओपेक्स रिलेटेड खर्चे, वहाँ पे वो कम करिए। और उनका ये भी मानना है कि अब उनका जो अनुमान है वो ये कि FY 23 से 26 तक की जो आय के अनुमान है वो आय के अनुमान में 33 से 51% की बढ़ोतरी मैक्वेरी ने की है। आपको याद दिलाती हूँ, मैक्वेरी ने एक इनिशिएटिंग कवरेज निकाली थी IPO के लिस्टिंग से पहले, जहाँ 1200 का टारगेट दिया था। उसके बाद लगातार मैक्वेरी स्टॉक पे डाउनग्रेड और अपने लक्ष्य को घटा रही थी, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने कामकाजी लेवल पे 31 करोड़ का मुनाफा किया था पिछली तिमाही में, उसके बाद मैक्वेरी ने स्टॉक को डबल अपग्रेड किया और लक्ष्य को भी बढ़ाया। इसी के साथ साथ जो दूसरी न्यू एज कंपनीज है वो भी इस रैली में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो नायका हो, जोमेटो हो, पीबी फिनटेक हो। लगातार इन सारे स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और खरीदारी यहाँ पर नजर आ रही है। दिग्गज FMCG कंपनी HUL का दावा है कि दिसंबर तिमाही में उसकी डिमांड काफी बेहतर रही है। जी बिजनेस संवाददाता सौरभ पांडे से खास बातचीत में कंपनी के MD एंड CEO संजीव मेहता ने कहा कि
कि हालांकि कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से कुछ चुनौतियां भी मिली हैं। अगर डिमांड की बात करें तो रूरल और अर्बन में किस तरह का आप डिमांड देख रहे हैं? देखिए, अगर रूरल में देखें अभी भी हेडलाइन ग्रोथ है, या अगर हम साल देखें 22 तो जो टोटल एफएमसीजी है उसमें वैल्यू ग्रोथ रही है करीबन 6%, और इसमें से अर्बन जो है वो ज़्यादा बेहतर ग्रोथ दिखाई है। अर्बन ने करीबन 8% और रूरल की थी करीबन 3%। लेकिन अगर हम पिछला क्वार्टर देखें तो रूरल और अर्बन में दोनों जगह करीबन 2% से ग्रोथ बढ़ गई है कंपेयर टू द मैट नंबर्स। तो ये अच्छा साइन है। देयर इज अ स्ट्रेस ऑन वॉल्यूम में इसलिए स्ट्रेस रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ कमोडिटी के प्राइसेस जो इतने बढ़ गए हैं वो रहे हैं, बिकॉज दिस हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे 20-30 सालों में हमने इतने कमोडिटी प्राइस इंक्रीज देखे नहीं थे। बट मुझे लगता है कि जैसे कमोडिटी प्राइस सॉफन होने लगेंगे वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ जाएगी। सर, अगर बात की जाए रॉयल्टी पेमेंट के टेन्योर को लेकर काफ़ी जो है चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो आप उस चीज़ पर रोशनी डाल पाएं? नहीं, उसमें मुझे कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज जो रॉयल्टी पेमेंट ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये हर HUL के शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में है। इसके लिए क्योंकि हमें we get access to great brands, we get access to technology, leading edge R&D, और हमें जो सर्विसेज हैं, जो यूनिलीवर के ग्लोबल बेस्ट कैपेबिलिटी सर्विसेज, वो एक्सेस मिलता है, तो हमको इससे वैल्यू मिलता है। सर, जाने से पहले आपके साथ आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में आप अपनी इंडस्ट्री का सेक्टर आउटलुक किस तरह से देख रहे हैं? तो मैं तो देश के लिए बड़ा बुलिश हूँ, और मैं कंजम्पशन के लिए आई एम वेरी बुलिश कि दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इट विल जो हमारी ग्रोथ रहेगी, इट इज नॉट जस्ट इन दिस डिकेड बट फॉर मेनी डिकेड्स टू कम, इंडिया विल बी अ वेरी ब्राइट स्पॉट। मुंबई के MET इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आम बजट को लेकर अर्थशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शामिल हुए। इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर स्वाति लोधा भी चर्चा में शामिल हुई। इस दौरान MBA फाइनेंस के छात्रों ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बजट से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल पूछे। चर्चा के दौरान अनिल सिंघवी ने भारत के आने वाले 25 साल के रोड मैप की तैयारी की रूपरेखा को समझाया। So just I'll give a little brief about the budget, because by now you guys must have read most of the things about the budget. So what we were waiting for? We were waiting for a budget which gives us a direction for next 25 years. अमृतकाल का बजट है, 75 साल हुए आजादी के हमें, अगले 25 साल में क्या होगा? So that is the direction we want, and that direction is very clear. And the direction is India should be the biggest manufacturing hub in the world with world-class infrastructure that would be supported by government spending, and that would bring a lot of private partnership. So this is budget for me in one line. So सबसे बड़ा फोकस है, सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट इज 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बजट। जनरली क्या होता है कि जब इकोनॉमी के हाल खराब है, यू डोंट गेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कंपनीज को लगता है जो काम कर रहे हैं, जो प्लांट कर रहे हैं, जो बिजनेस है, वो संभालने काफी है, नया नहीं करना है, राइट? दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड गवर्नमेंट टू कम फॉरवर्ड एंड स्पेंड मनी, सो प्राइवेट सेक्टर गेट द बूस्ट। TCS ने ब्रिटेन के फिनिक्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाने का ऐलान किया है। TCS को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 60 करोड़ पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। TCS ने यह सौदा ऐसे वक्त में हासिल किया है जब ग्लोबल अनिश्चितता के चलते क्लाइंट खर्चों पर कंट्रोल कर रहे हैं। फिनिक्स ग्रुप यूके की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म सेविंग्स और रिटायरमेंट प्रोवाइडर है। इस सौदे का असर शेयरों पर भी दिख रहा है और BSE पर कंपनी के शेयर 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए। सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी श्री सीमेंट का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का नतीजा अनुमान से खराब रहा है। इस दौरान कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा सालाना आधार पर 492 करोड़ रुपए घटकर 277 करोड़ रुपए रहा।
जी बिजनेस ने इस दौरान 332 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की सालाना आधार पर स्टैंड अलोन आय 3,552 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,070 करोड़ रुपए रही। कंपनी की मार्जिन 23.3% से घटकर 17.4% पर आ गई है। श्री सीमेंट ने 45 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। दुनिया में मंदी की आशंका को देखते हुए बड़ी टेक कंपनियां अब कमर कसती नजर आ रही हैं। डेल के बाद अब अमेरिकन वीडियो कॉलिंग टेक कंपनी जूम में भी छटनी की खबर है। जूम ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का कुल 15% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। इससे 1,300 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। मंगलवार को कंपनी के सीईओ एरिक युआन ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए कहा था कि वो कंपनी के लिए जवाबदेह हैं, इसलिए समय की जरूरत को देखते हुए न सिर्फ अपनी सैलरी का 98% की वो कटौती करेंगे बल्कि अपना बोनस भी नहीं लेंगे। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में 3 महीने तक की इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। यहाँ सभी स्कूलों को 13 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बनाया गया है। वहीं भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय सेना तुर्की पहुंच गई है। साथ ही 45 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ ग्लोब मास्टर पहुंचा है। यही नहीं, 30 बेड का आर्मी फील्ड हॉस्पिटल भी भेजा गया है। इसमें पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। एक तरफ रेस्क्यू टीम मलबे में जिंदा लोगों को के निशान तलाश रही है, वहीं मलबे के पास खड़े लोग रोते हुए अपने परिवारों के लोगों के जिंदा होने की दुआ कर रहे हैं। जिनकी पहचान उनकी अटखेलियां थीं, जिनकी हंसी से उनके परिवार आबाद थे, जिनकी किलकारियां घरों को रोशन कर देती थी, उन मासूमों पर कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि हजारों बच्चों की आंखें कोई सपना देखने से पहले ही बंद हो गईं। तुर्की और सीरिया में जलजला तो चला गया, लेकिन कभी न भरने वाले ऐसे जख्म दे गया जो आज पूरी दुनिया को रुला रहे हैं। मलबे के बीच में फंसे 3 साल के इस मासूम को देखिए। चेहरा बाहर है और जिस शरीर पर माता पिता खरोच तक लगते नहीं देख सकते थे, उस शरीर पर मकान गिर पड़ा है। भूकंप आए 43 घंटे बीत चुके थे, लेकिन ये मासूम इस उम्मीद में आंखें खोले था कि जल्द ही इससे बाहर निकलेगा। पिता बाहर थे, रेस्क्यू टीम से गुहार लगा रहे थे और आखिरकार फरिश्ता बनकर आई रेस्क्यू टीम ने आरिफ को बाहर निकालकर उसके परिवार को सौंपा। तुर्की और सीरिया में ऐसे रेस्क्यू की हजारों कहानियां हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन पर जिंदगी कहर बनकर टूटी है। और कई जिनके बच्चे बच गए, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जीवन को एक बार फिर से शुरू करेंगे। जैसे ये पिता जिनकी बच्ची को अभी अभी सलामत निकाला गया है, वो अपनी बच्ची को जिंदा देख आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ से 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ ने कैसे मचाई तबाही, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया की हैं, जहां सड़कों और खेतों से लेकर घरों के अंदर तक सैलाब है। पानी ने ऐसी आफत मचाई है कि घरों के अंदर रखा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। न बैठने के लिए बिस्तर बचा है और न खाने का सामान। कंप्यूटर, टेबल, टीवी सब पर पानी पड़ गया है। खेत खलिहान पानी में समा गए हैं। लोगों को कमर तक पानी में निकलना पड़ रहा है। जहां तक भी नजर पड़ रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। 6 फरवरी को हुई बारिश से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल तबाह हो चुकी है।
बाढ़ की वजह से 5000 लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं 5 पुल पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बोलीविया के 13 शहर और कस्बे बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि 6 इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अधिकारी खुद हवाई सर्वे कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।